हेलो दोस्तों। तो यार कैसे हो आप सब? और एक बार फिर से यार हम ओले बोर्ड का सॉल्यूशन लेके आ गए हैं। ठीक है, जो मॉक टेस्ट हुआ था अभी, उसके सॉल्यूशंस जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस मैं कराऊंगा। ठीक है, एक बार फटाफट से मैं देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ ठीक है। तो सीधा यार बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मिल्क है अपने पास। ठीक है, इसमें दे रखा है 180 लीटर मिल्क है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बोला है कि 20 लीटर ऑफ मिल्क जो है उसको निकाल लिया। ठीक है, 20 लीटर में निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 160 लीटर मिल्क बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्लेस विथ सेम क्वांटिटी। ठीक है, वाटर की सेम क्वांटिटी से रिप्लेस कर दिया उसे, यानी कि 20 लीटर ही वाटर हो गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब बोला कि 36 लीटर ऑफ मिक्सचर को निकाला और रिप्लेस विथ सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि यहां से 36 लीटर मिक्सचर निकाला। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 160 लीटर मिल्क है, 20 लीटर वाटर है। ठीक है, इनका रेशो क्या होगा? 8 से 1 का रेशो है। ठीक है, दिख रहा है, काटा पीटी करेंगे तो 9 की वैल्यू 36 है, 1 की वैल्यू क्या होगी? 4। इसका मतलब है कि अगर 36 लीटर अगर मिक्सचर में से हम निकालेंगे, ठीक है, तो मिल्क जो है वो तो 32 लीटर निकलेगा। मिल्क जो है वो 32 लीटर निकलेगा, और वाटर जो है 4 लीटर निकलेगा, क्योंकि 8 से 1 के रेशो में निकलेगा। ठीक है, तो ये 8 से 1 का ही रेशो है। ठीक है, तो मिल्क 32 लीटर निकला, तो मिल्क अब कितना बचा? 128 लीटर। और वाटर कितना बचेगा? 4 लीटर निकल के 16 लीटर। पर इसमें बोला कि 36 लीटर जो निकाला है उससे सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर से रिप्लेस कर दिया है, तो 16 में 36 लीटर वाटर ऐड कर दिया है। मुद्दा ये, यानी कि 128 लीटर से 52 इसका रेशो बन जाएगा। मिल्क से वाटर का रेशो जो फाइनल है वो पूछा है। 4 से अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो 32 से 13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम हमने बेसिक से किया, कोई ज्यादा सोच विचार वाला काम इसमें था नहीं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। हमेशा मैं एक बार करा देता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यार, ये वाला गलत है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कुछ तो इसमें गलत है। इसको करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। कई लोगों को शायद ना आता हो। ठीक है, काफी लोगों को तो आता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी आता होगा। ठीक है, उनके लिए बता देता हूँ। जैसे a-3/2 है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? हमें हमेशा ये पहली वाली, अभी हमेशा पहली वाली डिजिट, इसको हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, मतलब कि हम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें कि जहां पे भी 2a³ और 2a³ आ जाए, ताकि हम जब माइनस करें ना, तो यहाँ जीरो बन जाए। ठीक है, मुद्दा हमेशा ये होता है। तो अगर यहाँ पे 2a³ बनाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करेगा? a/2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 2a³ आ जाए? तो x की वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी x की वैल्यू? 4a²। यानी कि 4a² से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 2a³ बन जाएगा। ठीक है, अब आगे कुछ भी आया मुझसे मतलब नहीं है। -3/2 × 4, यानी कि माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6a²। ठीक है, अब हमेशा यहाँ पे साइन चेंज होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली ये साइन चेंज होगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है। a² माइनस माइनस ऑफ 6a² 7a² होगा। तो साइन चेंज से इसे डिनोट कर देते ताकि हमें पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक, तो अब 7a² तो ये बना। अब यहाँ पे 17 है, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं इसको। अब हमें 7a² बनाना है। ठीक है, 7a² कैसे बनेगा? अगर हम इसे 14a से मल्टीप्लाई कर दें, a/2 को 14a से मल्टीप्लाई कर दें, तो 7a² बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बताओ। बन जाएगा इजीली। ठीक है, तो एक मिनट, इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7a², और माइनस का 3/2 × 7 14 है, कितना होगा? माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, तो ये क्या बचा? 4a - 190। अब हमें यहाँ पे 4a बनाना है। ठीक है, तो 4a कैसे बनेगा? जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे 4a आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 12। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आना चाहिए था वो एक्चुअली में आना चाहिए था माइनस का 178, जो कि कहीं भी ऑप्शंस में नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ इस वैल्यू में गड़बड़ है। ठीक है, जरूर से इस वैल्यू में कुछ ना कुछ गड़बड़ रही होगी। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, लेकिन मेथड कैसे करना होता है इसको वो आपको समझ में आ गया होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। हमेशा पहले वाली टर्म पे फोकस करो, उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, हर बार पहले वाली टर्म पे फोकस करना होता है। इसमें एलिमिनेट करना है हमें, बस पहले वाली टर्म को एलिमिनेट करना है, फिर अपने आप क्वेश्चन होता जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन का मेथड समझ में आएगा, कैसे करना होता है। क्वेश्चन गलत था, वो एक अलग चीज है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कभी कभी क्या है, मैं बताता हूँ। जैसे हाइट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखी है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है।
बेस कितना आएगा, 120 इंटू 2/15, 15 यानी कि 16 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 16। बेस हो गया हमारा 16। ठीक है, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो इक्वल साइड है, जिसका बेस है 16। तो या तो कई लोगों को फॉर्मूला अगर आता हो, शायद मुझे भी फॉर्मूला इसका पता नहीं है, ऐसा कुछ होता है, b² - 4a, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब मुझे फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो क्या करें। अब जैसे कई लोगों को आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला ही ध्यान नहीं है, तो क्या करें। क्या हीरोन्स फॉर्मूला लगाए, अगर यहाँ पे ए मान लें तो इसको हीरोन्स फॉर्मूला अगर हम करेंगे तो ए से काफी टाइम लग जाएगा, तो बेटर ये है कि ऑप्शन से कर लो। ठीक है, ऑप्शन से करना क्यों इजी है वो बता देता हूँ। ठीक है, मान लो दोनों की साइड ए जो है वो 13 है, तो सम ऑफ साइड्स कितना होगा, यानी कि सम ऑफ साइड्स कितना होगा, 26 + 16, 42, 42 डिवाइड बाई 2, क्योंकि एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर 21, तो हीरोन्स फॉर्मूला में 21 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 5 लगेगा। अब ये कहीं से भी 120 नहीं आएगा, क्योंकि 21 और 5 कहीं भी कॉमन नहीं है। ठीक है, 8 तो कॉमन बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 8 रूट समथिंग आना चाहिए था, 120 तो आएगा नहीं। 25 मान लेते हैं, तो 50 और 16 कितना हुआ, 66, 66 डिवाइड बाई 2, 33, 33, फिर 8 और 17। ये भी कहीं से भी नहीं होगा, कि कहीं से भी कुछ भी कॉमन नहीं बन, तो 13 आंसर नहीं, 25 आंसर नहीं। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो 15 भी आंसर नहीं आएगा, और इसका आंसर डायरेक्टली 17 आएगा, क्योंकि 17 क्या बनेगा, 17 + 34 + 16 का डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 25, तो सेमी पेरीमीटर बना हुआ 25, 25 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 9, ये हमारा हो जाएगा 120 के बराबर। तो मैं मुद्दा ये समझाना चाह रहा था मैं, कई आप इस क्वेश्चन को इसलिए मत छोड़ दो कि आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला नहीं पता। फॉर्मूला नहीं भी पता है तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला तो पता ही है। हीरोन्स फॉर्मूला तो सबको पता होगा कि एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। ठीक है, ये एरिया होता है, ये तो सबको पता ही होता है। ठीक है, ये तो कैसे भी रटी जाता है। ठीक है, और एस जहाँ पे सेमी पेरीमीटर होता है, तो अगर हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला नहीं भी पता तो हम हीरोन्स फॉर्मूला से तो कर सकते हैं, लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला में अगर हम साइड्स को ए मान के करें तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ऐसे में ऑप्शंस का आप फायदा ले सकते हो, इसलिए बताया कि कैसे ऑप्शंस का फायदा लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस यही मकसद था इस क्वेश्चन को लेने का, बाकी तो बहुत ही बकवास क्वेश्चन था। अगर किसी को डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं हमेशा ले लेता हूँ क्योंकि एवरेज है। ठीक है, तो हमेशा बेसिक से कैसे करते हैं वो आपको बता देता हूँ। x1 से x50 इक्वल टू 62 × 50, क्योंकि 50 नंबर्स का एवरेज 62 लिख रखा है, तो x1 से सम, ये सम है। ठीक है, प्लस 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 x50 62 × 50। अब दो नंबर हैं, ठीक है, x1 से x48, दो नंबर x49 को 284 मान लो, x50 को 176 मान लो, ये दे रखा है हमें। ठीक है, तो एक बार फिर मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो x1 से लेकर x48 की वैल्यू क्या होगी, 62 × 5, 5×2 = 10, 3100, 3100 माइनस 284 प्लस 176 कितना होगा, 460। 3100 में से 460 को माइनस करेंगे हम तो शायद 2640 आएगा। ठीक है, तो x1 से लेकर x48 आगे हमसे पूछा कि एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, यानी कि यही तो रिमेनिंग नंबर्स है, इनका सम हमें गिवन है, तो x1 से लेकर x48 इनका एवरेज हो जाएगा, तो 2640/48 हो जाएगा, 12/4, 12/2, 2×4 = 2, 0, 4×55। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 55। तो हमने ना तो कोई डेविएशन लगाया ना कोई एलिगेशन लगाया, सीधा सीधा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आराम से हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में लगाने की जरूरत भी पड़ती है, आपको आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बताता हूँ, साइन लिखा क्या है, साइन क्यू अपॉन कॉस क्यू अपॉन 1 + cos क्यू की वैल्यू 2 गिवन है। ठीक है, यानी कि साइन क्यू प्लस 1 की वैल्यू 2 cos क्यू के बराबर है। ठीक है, अगर हम इसको होल स्क्वायर कर दें, ठीक है, साइन स्क्वायर क्यू प्लस 1 प्लस 2 साइन क्यू, वैल्यू 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू, क्यू क्योंकि कॉस स्क्वायर क्यू की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू हो जाती है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो ये कितना बना, 5 साइन स्क्वायर क्यू प्लस 2 साइन क्यू माइनस 3, ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं आगे का, तो 5 साइन स्क्वायर क्यू प्लस 5 साइन क्यू प्लस 3 माइनस का 3 साइन क्यू -3, क्योंकि यहाँ पे 5 और 3 यानी कि 15 है, 15 यानी कि 5 × 3, और 5 माइनस 3 जो है वो 2 होता है, मतलब ये तो क्वाड्रेटिक का सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई खास बात नहीं इसमें। तो 5 साइन क्यू इंटू साइन क्यू
प्लस वन माइनस थ्री इंटू साइन क्यू प्लस वन। ठीक है, तो साइन क्यू की वैल्यू दो आ रही है, -1 और 3/5। यहाँ पे क्या है, लोग क्या करेंगे, सिली करेंगे, कुछ लोग इस क्वेश्चन को -1 कर देंगे। मुद्दा है कि यहाँ पे आपको देखनी है वैल्यू क्या है, 0 से लेकर π/2। साइन जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, सबको पता है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फिर ये वैल्यू नहीं हो सकती, तो फिर बची कौन सी वैल्यू, 3/5। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन बस इसलिए लिया था कि आप ध्यान रखो, कभी कभी अगर ऐसे दो ऑप्शन भी गिवन हो, ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे रेंज क्या दे रखी है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इस वजह से लिया था कि आप सिली को कैसे बताते हैं, ठीक है, उसको बताने के लिए किया था मैंने कि सिली कैसे बचते हैं। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। मैरीगोल्ड वैसे बहुत सिंपल है, मैरीगोल्ड फ्लावर्स कितने हैं, 8। ट्यूलिप फ्लावर्स कितने हैं, 7। प्रोबेबिलिटी क्या है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज मैरीगोल्ड फ्लावर एंड अदर वन इज ट्यूलिप फ्लावर। तो प्रोबेबिलिटी की पहला मैरीगोल्ड है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/15। और दूसरा ट्यूलिप है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 7/14। यहाँ 14 इसलिए है क्योंकि पहला तो हमारे पास मैरीगोल्ड आ ही चुका है, तो अभी तो टोटल 15 थे, जब पहला अगर हमने रिमूव कर दिया तो टोटल 14 बचे। तो यहाँ 7 × 14 आ गया, 7/14 आ गया। ठीक है, अब दूसरा केस लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि पहला ट्यूलिप फ्लावर आ जाए तो 7/15, और दूसरा मैरीगोल्ड फ्लावर आ जाए 8/14। कुछ लोग क्या करते हैं, बस यहीं पे आंसर मार्क कर देते हैं, यहीं पे। यहाँ के साथ से आंसर हो गया 4/15। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है हालांकि, लेकिन एसएससी वाला ऑप्शन में जरूर देगा ताकि आपकी सिली हो। ठीक है, हालांकि, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहला ट्यूलिप, ये ट्यूलिप और ये मैरीगोल्ड भी तो हो सकता है। हमने यहाँ पे क्या माना था, पहला मैरीगोल्ड और यहाँ ट्यूलिप। दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि पहला ट्यूलिप आ जाए और दूसरा मैरीगोल्ड आ जाए। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, 8 × 7/15/14 × 2 हो गया। ठीक है, अब आपका आंसर जो है वो सही आएगा, 8/15, विच इज दिस। ठीक है, एसएससी में 4/15 वाला ऑप्शन भी जरूर होगा, अगर उन्होंने सिली के हिसाब से पेपर बनाया होगा, पेपर इजी बनाया होगा, सिली करवाने के लिए पेपर बनाया होगा, तो ये ऑप्शन जरूर होगा। ठीक है, अगर उन्होंने पेपर डिफिकल्ट बनाया होगा तो वो नहीं देंगे ऑप्शन, लेकिन पेपर अगर सिली के हिसाब से बनाया होगा जिसको लोग इजी इजी बोल के आएंगे, तो वो जरूर ये ऑप्शन देंगे। तो आपको ऐसी चीजें ध्यान रखनी होगी। ठीक है? ये मॉक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैं मानता हूँ। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ठीक है, मार्क प्राइस, मान लो जनरल स्टोर ने मार्क प्राइस की है होल सेलर के लिए 100 है, डिस्काउंट दे रहा है 20% का, यानी कि एसपी क्या है, 80x, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल कस्टमर के लिए मार्क प्राइस अगेन 100x है, लेकिन डिस्काउंट यहाँ पे दे रहा है सिर्फ 10x, मतलब कि 10% का, यानी कि एसपी कितना है, 90। अब मिस्टर मिश्रा है, वो 15 kg शुगर होल सेलर के हिसाब से खरीदते हैं और 10 kg जो है नॉर्मल कस्टमर के हिसाब से। मैंने माना कि 1 kg शुगर की प्राइस है 100x मार्क प्राइस। ठीक है, तो 15 kg की कितनी होगी मार्क प्राइस, 1500। ठीक है, तो ये है 1 kg की, 15 kg की 1500x होगी, और 15 kg की सेलिंग प्राइस क्या होगी, 15 × 8 1200x होगी। ठीक है, अब एज ए नॉर्मल कस्टमर में भी 10 kg की कितनी होगी, 10 kg की 10 × ये 1000x हो जाएगी। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल है, 10 kg। अब यहाँ 10 kg की यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे 900x होगी। ठीक है, तो जनरल स्टोर जो है वो मिस्टर मिश्रा को 1200x प्लस 900x यानी कि 2100x में बेचेगा, यानी कि मिस्टर मिश्रा के लिए सीपी जो होगी 25 kg शुगर की, वो होगी 2100x। कोई दिक्कत है इसमें? और मार्क प्राइस जो है वो जनरल स्टोर की कितनी थी, 25 kg शुगर के लिए 1500x प्लस 1000x, यानी कि 2500x थी। ठीक है, पूछा क्या है, फाइंड दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर डिसाइडेड बाय मिस्टर मिश्रा। अब हमें एक चीज बोली कि मिस्टर मिश्रा ने इस अमाउंट को 25% प्रॉफिट में बेच दिया, यानी कि सीपी मिस्टर मिश्रा की क्या थी, 2100x, इस पे 25% का प्रॉफिट, यानी कि 2100 × 125/100। ठीक है, यानी कि 125 × 121 कितना होगा, 125 × 21 एक्चुअली, 125 × 21 कितना होगा, 125 और 250, 5 2 6, सही है क्या? हाँ सही होगा। ठीक है, तो 2625।
तो एक्चुअली में एसपी कितनी है, 2625 है। पूछा क्या है कि सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर डिसाइड बाय मिस्टर मिश्रा इज व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल मार्क प्राइस। यानी कि 2625x जो है वो 2500x का कितना परसेंट है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो 5/5, 5/5, 2 5, 5/105, 105% है। ठीक है? तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ खास नहीं था, बस सोच सोच के करना था। ठीक है, कि कैसे, मैंने आपको वो तरीका बताया कि कैसे सोचना है। 1 kg की मैंने मार्क प्राइस 100x मान ली, तो 15 kg की 1500x होगी। सेलिंग प्राइस कितनी होगी 1500 kg की, क्योंकि 80x से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ तो 1200x होगी। वैसे नॉर्मल कस्टमर के लिए 1000x होगी, तो यहाँ 900x होगी। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मिस्टर मिश्रा की सीपी आ जाएगी। उसमें फिर प्रॉफिट प्रॉफिट हम जोड़ के एसपी निकाल लेंगे, और उस एसपी को एमपी का कितना परसेंट है वो निकाल लेंगे, वो 105% आ जाएगा। ठीक। तो बेसिकली अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि लोग सोच नहीं पाते हैं, लेकिन अगर बेसिक से आप सोचो तो क्वेश्चन ज्यादा कुछ खास भी नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं कहूंगा कि सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही था। ठीक है, इसमें क्या है कि पी क्यू एंड आर एस एक कॉर्ड्स हैं, पी आर डायमीटर है। सबसे पहले हमें डायमीटर पे फोकस करना है। ठीक है, ये हो गई हमारी पी आर, एक डायमीटर है। ये कॉर्ड है हमारी पी क्यू और आर एस। ये हो गई पी क्यू, ये हो गया आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस इनको प्रोड्यूस किया है, ये हमारा सेंटर ओ है। ठीक है, और इसको प्रोड्यूस किया के पे। हमें गिवन है कि पी के एस जो है वो 66 डिग्री। अब इसमें लगेगी डायमीटर की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर हम डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट बनाए तो ये 90 डिग्री पे मीट करेगा। यहाँ भी अगर आर क्यू को मिला दे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अब अब आप देखो, इस वाली आर्क को देखो, आर एस वाली आर्क को। ठीक है, आर एस वाली आर्क यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे क्या एंगल बना रही है, इसको मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ पे क्या बनाएगी, 2 थीटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, पीक्यू वाली आर्क अगर सेंटर पे मान लेते हैं, मतलब यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे मान लेते हैं, क्या बना रही है, अल्फा मान लेते हैं। चलो, यहाँ कितनी बनाएगी, 2 अल्फा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे एंगल यहाँ पे फिक्स हो गए। हमसे पूछा ये है एक्स, इसको मान लेते हैं क्यू एस पूछा है। ठीक है, इसको मान लेते हैं x डिग्री। ठीक। अब यार आपको इसमें क्या ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या फिगर मेरा खराब सा बना है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ट्राइंगल पी क्यू आर को ध्यान से देखो। ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू क्या है, 90 डिग्री। एंगल आर क्या है, अल्फा। तो एंगल पी क्या होगा ट्राइंगल पी क्यू आर में, 90 माइनस अल्फा। यानी कि ये वाला जो पूरा एंगल है, ये वाला पूरा एंगल, ये होगा 90 माइनस अल्फा। सिमिलरली अगर आप ट्राइंगल पी आर एस को देखोगे तो एंगल पी आर एस, ठीक है, पी आर एस ही देख रहे हैं, हाँ। तो एंगल पी कितना है, थीटा। एंगल एस कितना है, 90। तो एंगल आर क्या होगा, एंगल आर क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये कितना है, 90 माइनस थीटा। अब आप देखो ट्राइंगल पी के आर को, पी के आर को ध्यान से देखो। हमारे पास एंगल पी की वैल्यू क्या है, 90 माइनस अल्फा। ठीक है, एंगल आर की वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा, प्लस एंगल के की वैल्यू क्या है, 66। ये पूरा 180 डिग्री होगा। ठीक है, एक थीटा एक अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है, 66। इसमें तो कोई खास बात नहीं। ठीक है, अब आप देखो ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन देखो आप, एंगल ओ, एंगल ओ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल ओ किसके किसके एडिशन से बना है, 2 अल्फा प्लस एक्स प्लस 2 थीटा की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें पूछिए वो कितनी होगी, 180 माइनस 2 ऑफ अल्फा प्लस थीटा विच इज 2 इंटू 66। तो 180 माइनस 132 विच इज 48। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बताया, आपको ट्राइंगल्स को ध्यान से देखना पड़ेगा, कौन कौन से ट्राइंगल्स है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जनरली जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप समझ जाया करो कि कहीं ना कहीं डायमीटर वाले कंसेप्ट का कहीं यूज होगा। ठीक है, तो उस तरीके से इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। इजीली तो नहीं कहूंगा, ठीक है, थोड़ा सा अल्फा थीटा मान के कर, पर ये आपको आना चाहिए कि कैसे कैसे अल्फा थीटा मान के कर रहे हैं। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई लोग इनमें अटक जाते हैं। अटक ऐसे जाते हैं कि जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना उनमें अटक जाते हैं कि भाई सेकंड ईयर का ये दे रखा है, थर्ड ईयर का ये दे रखा है, ठीक है। तो उसमें कुछ R% ऐसे, फिर पता नहीं वो जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है उनमें कुछ कुछ होता है, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखो, अमाउंट ही गिवन है, ठीक है। अमाउंट गिवन है। अमाउंट होता क्या है? P इंटू 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स जहाँ पे n होते हैं, ये सिंपल सी बात है। 211200 इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 का 2 साल बाद अमाउंट ये बनता है, ठीक है। 2 साल बाद अमाउंट ये बन रहा है। तो P इंटू 1 + R/100 का स्क्वायर क्या होगा? 21120, ठीक है। और 3 साल बाद अमाउंट ये बन रहा है, यानी कि 2640000 P इंटू 1 + R/100 का क्यूब हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या बचेगा? P इंटू 1 + P तो कट ही जाएगा, तो 1 + R/100 बचेगा। खुद देखो कि सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा विच इज R, और हमसे R ही पूछा। यानी कि अब सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है, ना तो कोई शॉर्ट ट्रिक पे दिमाग लगाना है ना कुछ और। बस इसको काटा पीटी करते जाओ, काटा पीटी करते जाओ। जैसे ऐसे काटोगे आंसर आता जाएगा 10561320660/528। सही है क्या? 528, ठीक है। 330/264 132 115 सही है क्या? 165। 3 से काटेंगे, 3 से 44, 3 से 5 5, 11 से 4, 11 से 5, तो बेसिकली 1 + R/100 क्या आया? 5/4। तो R/100 क्या होगा? 1/4। तो R परसेंटेज में कितना आ जाएगा? 25%। तो इस क्वेश्चन में इसलिए लिया मैंने कि बेसिक से भी बड़ा इजीली सॉल्व हो रहा है, तो क्यों शॉर्ट ट्रिक में दिमाग लगाना है? कई लोग इसमें शॉर्ट ट्रिक में दिमाग लगाएंगे, लेकिन बेसिक से सिर्फ कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो क्यों फालतू अपना दिमाग दौड़ाना है? सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है इस मॉक का भाई। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही है, ठीक है। मैं बताऊंगा दोनों, मैं सब बताऊंगा, ठीक है, कहाँ पे आप अटकोगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सबसे पहली बात, टोटल वर्क इक्वल टू टोटल टाइम इनटू एफिशिएंसी। बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। बड़ी सिंपल सी चीज है, लेकिन क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा, ठीक। ध्यान से देखना, टोटल वर्क पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट। मैंने पी की एफिशिएंसी पी मान ली, क्यू की एफिशिएंसी क्यू मान ली। तो एफिशिएंसी दोनों की मिला के क्या होगी? P + Q एफिशिएंसी होगी। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 60। टोटल वर्क हमारे पास आ गया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? मैंने माना कि पी वर्क्स अलोन एंड कंप्लीट्स 1/4 ऑफ द वर्क, ठीक है। पी ने एक्स दिन काम किया, तो पी ने एफिशिएंसी कितनी थी? पी एफिशिएंसी, टोटल टाइम एक्स दिन काम किया, ठीक है। तो उसने 1/4 ऑफ द वर्क कर लिया, यानी कि 15 टाइम्स ऑफ P + Q, इतना वर्क वो कर लिया। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? Q ने उसके बाद काम किया, ठीक है, और रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट किया। 120 दिन में टोटल काम कंप्लीट हुआ, तो Q ने 120 माइनस एक्स दिन काम किया होगा। भाई P ने एक्स दिन काम किया, तो Q रिमेनिंग काम कर रहा है, रिमेनिंग दिन के लिए काम कर रहा है, तो 120 माइनस एक्स दिन काम किया होगा। और उसने 3/4 काम किया होगा, ठीक है, यानी कि 45, जो बचा हुआ काम है 45 इंटू P+, ठीक है। तो ये 1 2 3 इक्वेशन बनी, ठीक। पर क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 4 इक्वेशन, मतलब 4 वेरिएबल है, टोटल वर्क, एक्स, पी और क्यू, जबकि हमारे पास इक्वेशन सिर्फ 3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो फिर कैसे करें? पहली चीज तो ये है कि टोटल वर्क P + Q इंटू 60, ये तो एकदम सही है। एक काम करते हैं, टोटल वर्क को मान लेते हैं 120, मान लिया हमने। P + Q की वैल्यू क्या होगी? पहली इक्वेशन तो ये आई कि P + Q क्या है? Q 2 है, ठीक है। टोटल वर्क को 120 मान लिया। पर अभी भी हम देखेंगे ना, तो इस इक्वेशन में अगर हम डालेंगे तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बनेगी। अभी भी ये इन इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। दूसरे तरीके से सोच लेते हैं। पी वर्क्स अलोन एंड कंप्लीट्स 1/4 ऑफ द वर्क। 30 काम कर दिया पी ने। टोटल वर्क कितना किया? पी ने 30 काम किया, ठीक है। मैंने मान लिया टोटल टाइम उसने जो भी लिया, ठीक है, उसका टाइम मैंने T1 मान लिया, ठीक। उसकी एफिशिएंसी P थी, इम्प्लाइज P1 क्या था? 30/P। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी का काम क्यू ने किया। क्यू ने कितना काम किया? 120 माइनस 30, यानी कि 90 काम किया। इसका टाइम हमने मान लिया T2 इंटू क्यू, एफिशिएंसी क्यू, यही हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। यानी कि T2 की वैल्यू कितनी हुई?
90/q। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक, तो हमें बोला है T1 + T2 कितना है, 120, यानी कि 30/p + 90/q, वो है 120। यानी कि यानी कि इसको अब थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहाँ वाली चीजें को थोड़ा इरेज कर देते हैं। अबे यार, इतना गंदी तरीके से इरेज होगा क्या ये? अबे रबड़ की साइज बढ़ाओ। ये क्या जीवन है भाई, ऐसे इरेज होगा क्या यार? अबे बा, इसमें तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा भाई, ऐसे इरेज करूंगा मैं तो। एक आध साल तो इसी में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर हम करेंगे। एक आध साल लगने दो, लेकिन हम इरेज तो करेंगे। अबे भाई इरेज हो जा, अबे हो जा यार। इतना गंदा इरेज हुआ इससे। सही में पेंट बहुत बर्बाद है भाई, दूसरा कुछ लाओ यार। दुख है कि कंट्रोल एन भी नहीं कर सकता मैं इसमें। खैर कोई नहीं। ब्रश ही सेलेक्ट करें, कौन सी वाली साइज, ये वाली। तो कहाँ गया? ये तो बहुत ही गंदी ब्रश है यार। सारा फ्लो बिगाड़ दिया इसने। कोई नहीं, ठीक है, ये वाली ब्रश सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ थे कि हमारी एक इक्वेशन तो ये बन गई, 30/p + 90/q 120, और p + q। ठीक है, इसको हम काटा पीटी कर लेंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे कर रहा हूँ, 30 से कट जाएगा तो 1/p + 3/q बराबर 4। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये है। पहली इक्वेशन क्या थी, p + q बराबर 2। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 1, तो ये इक्वेशन हो गई है सेटिस्फाई। अगर p और q को 1 मान लें हम, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि p की एफिशिएंसी 1 रही है, q की एफिशिएंसी 1 रही है। ठीक है, अब अगर p की एफिशिएंसी 1 रही है और टोटल वर्क हमारा 120 है, तो p अलोन कितना वर्क लेगा, मतलब कितना टाइम लगेगा, 120 दिन लेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप करो तो बेटर है। अगर कहीं पे ये यहां से भी सॉल्व ना हो, मान लो अगर यहां से भी आपको वैल्यू पुटिंग से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर आपको ऑप्शन से कर लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आके कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आके भी अटक जाए, भाई साहब वैल्यू दिख ही नहीं रही है, ये पी और वन यहाँ तो चलो इजी से इजीली दिख गया कि पी और क्यू वन हो रहा है। ठीक है, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जहाँ वैल्यू ना दिखे। जहां पे वैल्यू ना दिखे तो उसके बाद ऑप्शन से कर लेना। ठीक है, उस क्वेश्चन को, क्योंकि हमने टोटल वर्क तो 120 मान ही लिया है, तो पी की एफिशिएंसी तो हम अगर ऑप्शन मान ले 90 दिन। ठीक है, तो पी की एफिशिएंसी तो हम यहाँ से भी निकाल ही सकते हैं ना, पी की एफिशिएंसी 4/3 मान लो, पहला ऑप्शन मान ले। ठीक, तो यहाँ से फिर हम पी और क्यू को पुट करा करा के देख सकते हैं कि भाई साहब मैच हो रही है नहीं हो रही है वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे भी अटक जाओ, ठीक है, तो फिर आप ऑप्शन से कर लो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हो गई। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन जाएगी इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन आपको करने का तरीका मैंने बताया, हालांकि ये मैंने खुद ने मॉक में गलत किया, वो इस वजह से क्योंकि मैंने 60 डेज मार्क कर दिया। मैंने लगा कि पी वर्क अलोन यहाँ पे कितना काम किया, तो यहाँ पे तो उसने 60 ही दिन काम किया एक्चुअली में। ठीक है, 60 दिन, या पता नहीं जो भी, वह 30 दिन काम किया उसमें, पता नहीं मैंने जो भी किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे 60 मार्क कर दिया था, लेकिन इसका आंसर होगा 120। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, मैं इसको अच्छा क्वेश्चन कहूंगा, क्योंकि आपको इसमें सोचना है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बाय ऑप्शंस और बाय वैल्यू पुटिंग, सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये करा देता हूँ, काफी सिंपल क्वेश्चन है। पहले ही आपने देखा 8, आपने ढप से यहाँ पे 8, खत्म, बस पहला स्टेप है भाई, 8 में बना दो, बस पहला स्टेप ही, सबसे पहला स्टेप। दूसरा आपको देखना है कि कोई एंड या मिडिल की बात हुई है क्या, यहाँ पे एंड की बात हुई है, बी को एंड पे बिठाऊं। अब बी को इस एंड पे बिठाऊं या इस एंड पे बिठाऊं, उसके लिए बाकी पढ़ो कि बी के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन है क्या। तो डी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ बी, और ये नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन, तो बी यही होगा, तभी तो डी इसके 4th टू द राइट बैठेगा। ठीक है, अगर बी यहाँ होगा तो 4 टू द राइट तो है ही नहीं। ठीक, तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो एच यहाँ पे बैठ गया। एच सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो ई यहाँ पे बैठ गया। एस सिट्स एडजेसेंट टू ए एंड सी, हमें नहीं पता ए और सी कहाँ है। 3 पर्सन आर बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में 3 है, तो यहाँ पे ए आ गया।
एफ सिट्स एडजेसेंट टू ए एंड सी, तो एफ तो यहीं बैठेगा तो सी यहीं बैठेगा। तो सारे जो भी अब बचा हुआ जो भी मुर्गा है, ए बी सी डी ई एफ जी, जी यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। तो 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ए, क्या एच और ए के बीच में 2 पर्सन है, बिल्कुल दो हैं, जी और डी, तो ये सही है। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, 1 2 3, बिल्कुल सही बात है। जी सिट्स एडजेसेंट टू एच एंड डी, जी जो है वो एच और डी के एडजेसेंट है, बिल्कुल सही बात है। सारे स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, पर कुछ लोगों को दिक्कत आती है इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है, इन केस किसी को दिक्कत हो। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा जहर क्वेश्चन जिसे मैं कहता हूँ ना, जहर, वैसा आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये है 8 लोग, सबसे पहले तो हम 8 लोग बिठा देंगे, 8 लोग बिठा दें। 2 फ्लैग्स आर बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, ठीक है। मैंने वी को इधर मान लिया, डब्ल्यू को इधर मान लिया। इसमें दिक्कत आपको पता है, दिक्कत ये कि इसमें ये नहीं दे रखा कि ये लोग ऐसे बैठे हैं या अंदर की तरफ बैठे हैं, नहीं दे रखा। टुवर्ड सेंटर है या अवे फ्रॉम सेंटर है, हमें नहीं गिवन है, ठीक है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है इस क्वेश्चन, और यही सबसे, इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन भी है, ठीक है। वी सिट्स अपोजिट टू एक्स बट नॉट एडजेसेंट टू, तो वी और एक्स तो हमारे पास अपोजिट होगी, ठीक है, लेकिन एस के एडजेसेंट नहीं है, यानी कि एस जो है वो या तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, या यहाँ होगा, हमें नहीं पता। अब आप देखो कि इसमें दिक्कत कहाँ आएगी। इसमें दिक्कत है कि 1 फ्लैग बिटवीन टी एंड जेड, टी और जेड के बीच में एक है, तो टी को अगर इधर मान लूं तो क्या टी और जेड नहीं हो पाएगा, ठीक है। टी को इधर मान लेता हूं तो टी और जेड इधर हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, व्हेन काउंटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम टी। अब टी को एंटी क्लॉकवाइज, अगर टी बाहर है, अगर बाहर बैठा हो तो एंटी क्लॉकवाइज इधर है, अब टी अंदर बैठा हो तो एंटी क्लॉकवाइज इधर है। करे तो करे क्या आदमी। अब यहां तो ऐसा है कि मान लो चलो टी अंदर बैठा है, ठीक है, तो व्हेन काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम टी, सॉरी, अगर अंदर बैठा है तो एंटी क्लॉकवाइज इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो होगा नहीं, क्योंकि आइदर 1 और 2 फ्लैग्स आर बिटवीन टी एंड वाई, ठीक है। तो 1 या 2 फ्लैग है, तो ये कि यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब अंदर नहीं है, इसको बाहर मान लेते हैं एक बार। तो आइदर 1 और 2 बिटवीन टी एंड वाई, तो वाई यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, वाई यहाँ पे आ सकता है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम और क्या है कि z जो है वो s के अपोजिट है। तो अगर यहाँ पे t है, यहाँ पे y है, तो s और z कहीं से भी अपोजिट नहीं हो रहे। आप देख रहे हो s और z अपोजिट नहीं हो पा रहे, तो ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है। वापस आपको दूसरा बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें अब यहाँ पे आएगा v, ठीक है, यहाँ पे w, यहाँ पे वही आ जाएगा अपोजिट टू x, ठीक है। अब एक चीज और है कि s और z अपोजिट है ना, s और z अपोजिट है, तो z इधर नहीं होगा, z इधर भी नहीं होगा, z इधर हो सकता है, z इधर हो सकता है, ठीक है, z इधर भी हो सकता है, तो z की भी पोजीशन फिक्स है, ठीक है। और एक चीज है कि z अपोजिट टू x है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि v इज अपोजिट टू x बट नॉट एडजेसेंट टू s, यानी कि s जो है वो यहाँ और यहाँ तो नहीं होगा, ठीक है। अब s यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, s यहाँ हो सकता है, s यहाँ हो सकता है, यहाँ सारी पोजीशन में s आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का मतलब मैं क्यों करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन है हिट एंड ट्रायल, क्योंकि इसमें ना तो हमें अवे वाली चीज दे रखी है, ठीक है, ना ही हमें टूवर्ड्स सेंटर दे रखा है, ठीक है, कुछ भी नहीं दे रखा है हमें। तो इस क्वेश्चन में प्योर हिट एंड ट्रायल चलेगा। आप शायद और 3 4 बार फिगर बनाते रहोगे, बनाते रहोगे, बनाते रहोगे, शायद आपके 6 से 7 मिनट आपके इस क्वेश्चन में कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। मतलब मेरे तो शायद 5 6 मिनट कंज्यूम हो गए थे इस क्वेश्चन में, मैं बनाता गया, हिट एंड ट्रायल करता गया, और फाइनली कोई एक फिगर आया जिसमें ये आंसर आया मेरा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इसमें टूवर्ड्स और वो नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सारे केसेस बना के देखना पड़ेगा, और सारे केसेस बना के देखना पड़ेगा, तो टाइम तो इसमें लगेगा। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको मॉक में, अगर आपके पास टाइम ना हो, वैसे तो मॉक इजी था इसलिए लोगों के पास टाइम था, लेकिन अगर टाइम ना हो तो ऐसा क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ठीक है।
अब मैं पूरा एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे भी टाइम लगेगा उसको बताने में। तो वो आप खुद कर लेना, ठीक है, कौन सा वाला कॉम्बिनेशन बैठेगा। तो आप खुद देख लेना, लेकिन आपके उस क्वेश्चन में 6 से 7 मिनट चले जाएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसको करने का तरीका जान लो, कैसे इसको सोचना होता है, ठीक है। सबसे पहले तो जो एकदम सीक्वेंस में लिखे हो ना, उनको तो पहले लिख लो आराम से। जैसे ये लिखा है, सीक्वेंस में लिखा है, ठीक है, एच लेस देन पी लेस देन इक्वल टू। अब हमें बोला है कि एच ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, तो एच जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, ये फिक्स है। एन जो है वो लेस देन के है, ठीक है। और एच जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जे है, यानी कि एच जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जे भी। अब आप देखो जे क्या लेस देन ओ है। अब ध्यान से सुनना, जे लेस देन इक्वल टू एच है, लेस देन पी है, लेस देन इक्वल टू ओ है। तो जे एच से बराबर भी हो सकता है, ठीक है, जे इक्वल टू एच मान लेते हैं। पर जे एच जो है वो पी से तो छोटा है, तो जे लेस देन पी तो रहेगा ही। अब पी जो है वो ओ के इक्वल भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, जे जो है वो ओ से तो छोटा ही रहेगा, क्योंकि जे अगर पी से छोटा है तो ओ से भी छोटा रहेगा। तो ये कंक्लूजन है ट्रू। अब यहाँ दूसरा पूछा, के जो है वो पी से बड़ा है या नहीं। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, एन जो है, एन जो है वो लेस देन के है, और एन जो है वो लेस देन इक्वल टू एच है, विच इज लेस देन पी है। अब एक चीज तो ये बन सकती है कि एन लेस देन के हो, लेस देन इक्वल टू, या एच हो लेस देन पी हो। एक केस तो ये बन सकता है। तो इसमें तो के जो है वो लेस देन पी है, ठीक। दूसरा केस ये बन सकता है कि एन लेस देन इक्वल टू एच हो, एच जो है वो के और ऐसे हो, ठीक है। तो इसमें भी के लेस देन पी है। तीसरा केस ये भी तो बन सकता है कि भाई साहब एन लेस देन इक्वल टू एच हो, लेस देन पी हो। अब क्योंकि एन तो के से छोटा है, तो ये पी लेस देन के भी तो हो सकता है, यहाँ भी तो एन के से छोटा ही है, ठीक है। तो एक इक्वेशन पी लेस देन के भी हो सकता है भाई साहब। तो अब क्या करें, यहाँ से तो के लेस देन पी आ रहा था, यहाँ से पी लेस देन के आ रहा है। यानी कि हम जज मतलब हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि भाई साहब ये ट्रू होगा या नहीं होगा। कंक्लूड नहीं कर सकते तो फिर ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू होगा, क्योंकि सेकंड के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता वो कंक्लूजन तो ऑब्वियसली फॉल्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोचने के तरीके इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से सोचोगे क्वेश्चंस को तो बहुत इजी रहेगा। सबसे पहले तो जो सीक्वेंस एक साथ बन रही है उसे बना लो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बना। और फिर इसी के ऊपर नीचे लिखते जाओ, ठीक है, इजी रहेगा। मतलब मेरा तरीका तो यही है, बाकी आप अगर कोई दूसरा तरीके से करना चाहो तो दूसरे से कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये मेरे हिसाब से तो सबसे इजीएस्ट वे है। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई लोगों को लॉजिक नहीं आएगा, ठीक है। 24/2 कितना होगा, 12। 12 का स्क्वायर प्लस 24 विल बी 168। यानी कि मुद्दा ये है कि जो नंबर गिवन है एन, n/2 का होल स्क्वायर प्लस एन, यानी कि 16, 16/2 का होल स्क्वायर प्लस 16, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो लॉजिक इस क्वेश्चन का ये था। कई बार ऐसे लॉजिक क्लिक नहीं करते हैं, ठीक है, और मुझे भी क्लिक नहीं किया था, मुझे भी कम से कम 4-5 मिनट लगे थे इस क्वेश्चन में। पहली बार मैं स्टेटमेंट अजम्पशन का क्वेश्चन ले रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि यही मेरा गलत हुआ होगा, ठीक है। अब मैंने क्यों लिया है, ध्यान से देखना, स्टेटमेंट क्या गिवन है। प्रीएम्बल ऑफ इंडिया डज नॉट ग्रांट एनी पावर, but it gives direction and purpose to the constitution. It outlines the objective of the whole constitution, ठीक है। कंक्लूजन में बोला है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा मतलब इसको मैं राइट नहीं कर रहा, ठीक। कंक्लूजन में ये बोला है, और दूसरा है कि प्रियम्बल प्रोवाइड्स द कंटेक्स्ट इन विच द कंट्री कैन अचीव फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या सेकंड वाला कंक्लूड किया जा सकता है, प्रियम्बल प्रोवाइड्स द कंटेक्स्ट इन विच द कंट्री कैन अचीव द फंडामेंटल राइट्स। Preamble of India does not grant any power, but it gives direction and purpose to the Constitution. It outlines the objectives of the whole concept. कहीं भी फंडामेंटल राइट्स की बात की है क्या स्टेटमेंट, नहीं की है, ठीक है। तो प्रियम्बल प्रोवाइड्स द कंटेक्स्ट इन विच द कंट्री कैन अचीव द फंडामेंटल राइट्स करे गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें क्या पता कि ऑब्जेक्टिव्स में फंडामेंटल राइट्स आते हैं या नहीं आते हैं भैया। जनरल जीके की बात मत करो, जीके की बात मत करो, स्टेटमेंट की बात करो। स्टेटमेंट के हिसाब से हमें क्या पता ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम तो भाई एकदम भोंदू बगस हैं, ठीक है।
भोंदू बगस आदमी हूं, मुझे नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। स्टेटमेंट में बोला कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे क्या पता फंडामेंटल राइट्स ऑब्जेक्टिव्स हैं या नहीं। तो स्टेटमेंट टू मेरे हिसाब से तो रॉन्ग है, मुझे नहीं पता आंसर क्या गिवन है, ठीक है। मेरे हिसाब से रॉन्ग है, मैं एकदम भोंदू आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की जीरो नॉलेज है, ठीक है, जीरो नॉलेज। तो क्या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली मैं ये कंक्लूजन प्रोवाइड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता भाई, मुझे क्या पता फंडामेंटल राइट्स ऑब्जेक्टिव्स में आ रहे हैं नहीं आ रहे, या कि पर्पस या डायरेक्शन फंडामेंटल राइट्स का कोई लेना देना है उन चीजों से? भाई मुझे तो पता ही नहीं है फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, स्टेटमेंट में लिखा ही नहीं। बात करता हूँ। पहला कंक्लूजन है प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कई लोग क्या है, इसे फैक्ट मान लेंगे कि हाँ भाई केशवानंद भारती का एक केस हुआ था, मुझे शायद जितना ध्यान है जी, मतलब जितनी जी के मैंने पढ़ी है, शायद केशवानंद भारती का कोई केस हुआ था, किसी ईयर में हुआ था, 1970 72 पता नहीं, जिसमें भी हुआ था, ठीक है। मुझे मुझे वैसे ही जीके नहीं आती, मैं क्यों बता रहा हूँ। तो उसमें प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताया गया था, ठीक है। ऐसा मुझे ध्यान है कि ऐसा कुछ हुआ था। तो कई लोग क्या है, इस क्वेश्चन को फैक्ट मान के कि ये तो फैक्ट ही है, तो ओनली वन कर देंगे, ठीक है। मुझे अभी पता नहीं है आंसर क्या गिवन है, ठीक है, पर मेरे हिसाब से तो ये भी गलत है, ठीक है। इसमें कहीं भी बोला है प्रियम्बल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल ऑफ इंडिया डायरेक्शन दे रहा है और पर्पस दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो क्या प्रियम्बल जरूरी है पार्ट? अबे मैं एक बुक लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बुक लिखता हूँ, 100 पेज की बुक लिखता हूँ, ठीक है मैं, और उसके बाद मैं एक समरी लिखता हूँ, ठीक है, समरी लिखता हूँ 8 पेज की। तो ये समरी क्या इस बुक का पार्ट है? इस बुक का पार्ट है? कुछ लोग, अब है ना, ये बड़ा डिबेटेबल है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे हाँ भाई, हाँ हाँ क्यों नहीं है, समरी जो है वो बुक का पार्ट ही है। अरे भाई बुक की तो समरी लिख रहे हो तो पार्ट तो है ही। कुछ लोग बोलेंगे कि क्यों पार्ट है, बुक तो अपनी अलग चल रही है, समरी तो हमने बस उसको समराइज करने के लिए बोल रहा है, तो पार्ट क्यों है? तो बड़ा ही डिबेटेबल रहेगा मामला, ठीक है, बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन रहेगा ये, कि इसमें क्या करें, कि बुक को समरी को बुक का पार्ट माने नहीं माने। ये पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन आता है, हर जने का अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है सोचने का, ठीक है। तो स्टेटमेंट अजम्पशन जो है मेरे हिसाब से लक बेस्ड। क्यों मैं कहता हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना अपना सोचने का तरीका है। कई लोग बोलेंगे कि हाँ भाई समरी बुक का पार्ट है, कई लोग बोलेंगे कि नहीं भाई समरी तो अलग बुक है, 8 पेज की अलग बुक आपने छापी है समरी की, तो वो इस बुक का पार्ट कैसे होगी? तो इसी प्रकार से इसमें भी ये कुछ लोग इसको फैक्ट मान के सही कर देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो बड़ा ही डिबेटेबल रहेगा, ठीक है। ये चैलेंज होने लायक रहेगा अगर ओले बोर्ड वालों ने इस क्वेश्चन में फर्स्ट को ट्रू माना है, फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू माना है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही चैलेंजिंग है, ठीक है, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस स्टेटमेंट से हम कह नहीं सकते, ये वही वाली बात है, बुक और समरी वाली बात। तो प्रियम्बल भी बेसिकली क्या है, अगर वैसे फैक्ट वाइज भी जाए तो प्रियम्बल एक समरी तो है। तो हम कह नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हुआ वो भी बाद में हुआ, यानी कि पहले तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है। तो ये ऐसी चीजें अगर इसको फैक्ट नहीं माना जाए, ठीक है, फैक्ट नहीं माना जाए, सिर्फ स्टेटमेंट के आधार पे चला जाए, तो मेरे हिसाब से तो नाइदर वन नॉट टू इसका आंसर होना चाहिए। बाकी हमें नहीं पता कि आंसर क्या है, और इस वजह से मैं कहता हूं कि ये लक बेस्ड क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन। कॉज एंड इफेक्ट वाले जो हैं ये लक बेस्ड नहीं होते, ठीक है, ये आप सोच सकते हो। हालांकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आदमी कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज ऐसे होगा कि जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स causes a large chunk of global emission। तो आदमी सोचेगा कि ये कॉज दे रखा है, इसी स्टेटमेंट में इफेक्ट भी दे रखा है, और अगर आप स्टेटमेंट वन को भी पढ़ोगे ना, तो ऐसा आपको लगेगा कि चेंजेस इन क्लाइमेट एंड समथिंग समथिंग, ठीक है, तो इसी में कॉज दे रखा है और इफेक्ट दे रखा है कि ग्लोबल राइज इन हंगर एंड पुअर। तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में कॉज एंड इफेक्ट है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट पूछ क्या रहे हैं? तो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा है। लेकिन अगर आप इस चीज को भूल जाओ कि दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में कॉज एंड इफेक्ट की तरह दे रखे हैं, अगर आप इस चीज को भूल जाओ और इन स्टेटमेंट को इंडिविजुअली एज्यूम करो, ठीक है, तो आप पाओगे कि जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल कॉजेज अ लार्ज चंक ऑफ ग्लोबल एमिशन, ठीक है, ग्लोबल एमिशन हो रहे हैं, ये एक कॉज हो सकता है। ग्लोबल एमिशन हो रहे हैं, ये किसी चीज का एक कॉज हो सकता है, ठीक है। उसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, और
जिसकी वजह से ग्लोबल राइज हो रहा है, पर ग्लोबल एमिशंस की वजह से चेंजेस इन क्लाइमेट हो रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह से ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर हो सकता है। बेसिकली क्या है, स्टेटमेंट टू एक कॉज हो सकता है और स्टेटमेंट वन उसका इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से, तो मुझे हालांकि इसका आंसर नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से बी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल स्टेटमेंट को कॉज एंड इफेक्ट ना मान के अगर दोनों स्टेटमेंट को एज अ होल देखो, तो भी आपको कॉज एंड इफेक्ट में ये बी वाला ऑप्शन ही आपका मैच होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। फिर मैं कहूंगा कि ये सब थोड़े लक बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हालांकि कॉज एंड इफेक्ट थोड़ा सोचने वाला है, जिसको आप सोच सकते हो, ठीक है। इसको मैं प्योर लक तो नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो इसको आप सोच सकते हो, लेकिन पिछला वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आप प्योर लक बोल सकते हो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है उसमें। स्टेट मतलब चेंज हो सकता है, ठीक है। अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने अपने पर्सपेक्टिव पे चीजें चेंज हो जाती है। तो मैंने अपना एक आपको समझाने की कोशिश की कैसे सोचना होता है। अब ये देखो कि 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 लोग देखे और मैं तुरंत बना दिए। साउथ डायरेक्शन बोला मैंने, डायरेक्शन बना दी, ठीक। जेड सेट्स एट द एंड ऑफ बात खत्म। लेकिन हमें अभी पता नहीं है कि जेड कौन से, तो जेड सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, यानी कि डी इधर बैठा होगा क्योंकि साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। पर डी इधर नहीं बैठा होगा, डी इधर बैठा होगा, तो जेड इधर आएगा, क्योंकि जेड अगर एंड में है तो डी जरूर इधर बैठा होगा, ठीक। एच सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो एच इधर बैठेगा। के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। अब के को किधर बैठाऊं, एम अगर इधर बैठेगा, एम को मान लो इधर बैठा दूं, तो के यहाँ पे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। एम को इधर बैठाऊं तो के तो दुनिया से बाहर हो जाएगा, तो एम को तो इधर ही बैठाना पड़ेगा। तो एम को इधर बैठाएंगे तभी के आएगा, ठीक है। यानी कि ए की पोजीशन भी फिक्स हो गई। तो हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए, एच और एम। तो यहाँ से तो हम कंक्लूड इजिली कर पा रहे हैं। तो स्टेटमेंट वन से तो हम इजिली कंक्लूड कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 2 3 4 5 6। अब स्टेटमेंट टू देख लेते हैं भाई साहब। स्टेटमेंट टू है कि ओनली वन पर्सन सिट्स। अब यहाँ पे हमें ओनली वन पर्सन वाला एक चीज हमें दिख गई, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट टू द राइट ऑफ डी, यानी कि डी यही होगा, तभी तो एक ही पर्सन राइट में बैठेगा, ठीक है। अब हमें बोला है कि ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ए जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट में बैठ गया, ठीक है। के सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, एम डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डी, यानी कि एम यहाँ नहीं बैठेगा, पहली बात तो। के सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, यानी कि के और एच दोनों साथ में होंगे, ठीक है, जहां भी होंगे। तो के और एच यहाँ नहीं हो सकते, के और एच दोनों अगर साथ में बिठाने तो यही दो पोजीशन है। अब के सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, तो एच के इमीडिएट राइट ही बैठेगा, कि कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एम डज नॉट सिट एडजेसेंट टू टी, तो एम तो यहीं बैठेगा और बाकी जो भी बचा वो यहाँ जाएगा। तो हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए, यहाँ से भी कंक्लूड हो रहा है एच और एम फिक्स हो रहा है, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, मतलब आइदर ऑफ स्टेटमेंट्स इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सोचना होता है। मुझे नहीं पता, कई लोग ऐसे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, मुझे पता है मेरी मिस्टेक में है जो लोग ऐसे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ये वीडियो देखेंगे और समझेंगे कि भाई इन क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, ताकि ये क्वेश्चंस गलत ना हो, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। आपको किस तरीके से सोचना होता है, ओनली वन पर्सन, इमीडिएट राइट, मतलब एंड ऑफ द रो, मिडिल ऑफ द रो, ओनली वन, मतलब इन सब चीजों को आप टारगेट करोगे तो इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफी जल्दी जल्दी में मैंने आपको बताया है, और उम्मीद करता हूँ कि यार आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो यार गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।